बहुत बहुत अभिनंदन आप तमाम दर्शकों का आज के हमारे अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे देवगुरु के वक्री होने पर। देखिए, देवगुरु वक्री जब अवस्था में चलते हैं तो किस प्रकार के परिणाम देते हैं और क्या संभावनाएं बनेंगी। अभी वर्तमान में 118 दिन के लिए जब देवगुरु वक्री होने जा रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या उपाय साथ में करने चाहिए, किन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के ये समय आएगा और किन लोगों को थोड़ा सावधानियां और सजगता बरतनी होगी, इस कंप्लीटली हम इस कार्यक्रम में इसको टच करेंगे। आगे बढ़े, एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का यह सही समय है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि जो आने वाला समय है उसमें अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, तमाम इस प्रकार की जो इंफॉर्मेटिव चर्चाएं वो आपके साथ आप लोग उसको देख सकें चैनल के इस माध्यम से। देखिए, देवगुरु का वक्री काल यह है, तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वक्री क्या चीज है। ये रेट्रोगेट जब ग्रह होते हैं तो वो कैसे परिणाम देते हैं, इस बात को आप भली प्रकार से समझते हैं। मैं कई बार कार्यक्रमों के माध्यम से बता चुका हूं, जो पुराने दर्शक हैं उस बात को समझते हैं। जो वक्री ग्रह होता है वो अपने आप की क्षमता से 3 गुना उस समय जो है प्रभाव देने लगता है जब वो वक्री काल में चलता है। यानी वक्र समय में वह एक अच्छा परिणाम देता है, लेकिन कौन से ग्रह वक्र होने पर कैसा फल देते हैं, हालांकि ये कार्यक्रम में पहले एक बार स्वतंत्र चर्चा कर चुका हूं। मैं यहाँ पर मेष से मीन राशि पर्यंत चर्चा करूंगा। अगर आप इस नॉलेज की बातों को इसको समझना चाहते हैं, रेट्रोगेट के इस संदर्भ को, तो आप इसको लगातार सुन सकते हैं। और अगर आप सीधा अपना राशिफल देखना चाहते हो तो आप थोड़ा स्क्रिप करके आगे राशिफल पर जाकर इसको सुन सकते हैं। देखिए, किसी भी विषय को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम उसके फल पर जाएं उससे पहले ये समझना वैसे आवश्यक हो जाता है। देखिए, वक्र का मतलब ये नहीं कि ये पीछे होकर के चलेंगे, बल्कि रेट्रोगेट अपने आप में जब ये होंगे तब इसका ये प्रभाव आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो हमें पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। जबकि मेष राशि पर ही देवगुरु का संचरण है, वो मेष राशि से पीछे राशि पर नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन मेष राशि पर होते हुए उनकी जो चाल है वो मार्गीय से वक्री हो जाएगी, अर्थात एक निश्चित जो उनकी गति है उससे अवरुद्धता के साथ वो स्लो होकर के यहां पर चलेंगे। और स्वाभाविक है कि जब वो स्लो होकर चलेंगे और आप तेजी से आगे निकल रहे हैं तो ये ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं। खासकर आपने देखा होगा, जब आप किसी वाहन पर यात्रा करते हैं, आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो पेड़ अपने समय पर अपनी जगह पर घूम रहे हैं, अपनी जगह पर स्थित हैं, लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पेड़ पीछे चल रहे हैं। ठीक है, इसी सिद्धांत को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहां पर वक्री होकर के उसका वक्री प्रभाव कैसा रहेगा 12 राशियों पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक चीज और भी समझ ले, सिर्फ ही राशि के आधार पर नहीं, आप इसको लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, आपका लग्न क्या है, और मिला जुलाकर दोनों के परिणाम को यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर 12 प्रकार से मैंने चार्ट तैयार किया है, ठीक है, 12 राशियों का, 12 लग्नों का। और इस पर हम सबसे पहले यह समझ लें कि जो बृहस्पति है वो सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। आपके धन, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, संतति, इन पर बड़ा अच्छा होल्ड जो है देवगुरु बृहस्पति का होता है। इसीलिए यह सर्वाधिक शुभ ग्रह 2 नक्षत्रों पर संचरण करेंगे, अश्विनी और भरणी पर। ये दोनों नक्षत्र शुक्र और केतु के होते हैं। इसमें भी नक्षत्रों के प्रभाव से, नक्षत्रों के संचरण काल से उसका प्रभाव में यहां पर भिन्नता देखी जा सकती है, प्रभाव में थोड़ा फर्क देखा जा सकता है। क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति का संचरण काल बहुत ज्यादा शुभ नहीं कह सकते, जबकि शुक्र का गुरु के नक्षत्र में संचरण काल शुभ कहा जा सकता है। लेकिन केतु के नक्षत्र में जब ये जाएंगे तब ये अच्छे परिणाम भी देंगे। आइए अब हम इनको यहां पर क्रमशः सभी राशियों के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। ये मैं आपको फिर से बता चुका हूं कि सर्वाधिक होल्ड जहां पर इनका रहता है वो शिक्षा है। शिक्षा के साथ साथ आपको स्वास्थ्य भी इसमें इंक्लूड है। क्योंकि स्वास्थ्य इसलिए, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कई बार आपको बता चुका हूं, खासकर जब मैंने सर्वाधिक शुभ ग्रह शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की बात की थी कि सबसे शुभ ग्रह सबसे अशुभ प्रभाव कैसे देख सकते हैं, तब भी इस सिद्धांत को मैंने आपको समझाया था कि शुभ ग्रह कैसे अशुभ फल देते हैं। ठीक है, अभी आज विषय वो नहीं है, इसलिए हम क्रमशः समझ लेते हैं। मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए देवगुरु का संचरण काल लग्न पर रहेगा, और स्वाभाविक सी बात है कि उसकी पंचम दृष्टि कहां रहेगी,
फिफ्थ हाउस पर। ऐसे में संतति का स्थान ही है, और जब वक्र चल करके देवगुरु आपको ये सोचने पर विवश करेंगे, ये सोचने के लिए आप अवसर देंगे और स्वयं भी स्लो चाल में देखेंगे कि आपकी संतति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको खासकर अपने बच्चों पर कुछ ना कुछ एक ऐसा अवसर आपको मिलेगा कि आपको अपने बच्चों से कुछ खुशी मिलेगी। हो सकता है उनकी नौकरी लग जाए, हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, या फिर हो सकता है कि जिनके संतान है ही नहीं उनको संतान का सुख मिल जाए। इस प्रकार की संभावनाएं जो है इस वक्र काल में आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देवगुरु का मेष राशि के लिए पंचम भाव पर यह अमृतमय दृष्टि से उनके पंचम भाव के लिए सर्वाधिक शुभ रहेगा। नेक्स्ट सेवंथ हाउस पर दृष्टि रहेगी। जब मेष राशि का संचरण काल जब देवगुरु का वहां पर वक्र अवस्था में रहेगा तो वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप से संबंधित जो समस्याएं आपके फेस कर रहे थे वह आपको यहाँ पर निजात पाते हुए आप नजर आएंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख आपके बढ़ेंगे। जिनका विवाह नहीं है उनको विवाह का अवसर मिलेगा। उन लोगों के लिए खास एक अच्छा अवसर हो सकता है जो जिनका मैरिज में कहीं ना कहीं डिले हो रहा था, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जा रहे थे। हालांकि हो सकता है इन बातों के पीछे कुछ और भी बातें हो सकती हैं, कुछ और भी रहस्य हो सकते हैं, कुछ और भी कमियां हो सकती हैं, कुछ और भी व्यवधान हो सकते हैं, लेकिन देवगुरु उसको कहीं ना कहीं व्यवधान से आपको निकालने का प्रयास करेंगे, उससे आपको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करेंगे और आपको एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का अवसर यहाँ पर वक्र काल देगा। तीसरी दृष्टि नवम दृष्टि आप सब जानते हैं देवगुरु को मिली हुई है और भाग्य स्थान पर, और लक आपका साथ देगा। प्रभावशाली होकर के देवगुरु आपके भाग्य का प्रवर्धन करेंगे, और भाग्य वो चीज है कि जब भाग्य मेहरबान तो गधा पहलवान। आप तो स्वयं मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करता है और परिश्रम के पीछे उसको एक निश्चित उसका एक एम नहीं होता है, समझ रहे हैं, तो उसको भी जब परिणाम मिल सकता है, वह भी जब पहलवान कहलाया जा सकता है, तो मनुष्य तो मेहनत करता है, वो एक आगे जो है एक एम के साथ में आगे बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को क्यों नहीं इसका फल मिलेगा। पूरी मेहरबानी जो है भाग्य की देवगुरु की बनी रहेगी। आपको क्या करना है, भगवान देवादिदेव श्रीमन नारायण की उपासना आपको करनी है। पीत वस्त्र हो सके अधिक से अधिक आपको प्रयोग करने धारण करने बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप पोखराज धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी राशि यानी वृषभ। वृषभ के लिए यह संचरण काल आपके द्वादश भाव पर रहेंगे और वक्री होकर के द्वादश भाव पर बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जब मार्गी थे उससे बेहतर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही आप अपने लग्न को भी चेक कर लें और राशि को भी चेक कर लें। अगर यह आपकी राशि से शुभ है और आपके लग्न से बहुत शुभ नहीं है तो यह मिला जुला फल हो सकता है। अगर आपकी राशि से भी शुभ है, आपके लग्न से भी शुभ है, तो वृषभ के लिए शुभ हो सकता है। और अगर यह राशि से भी अशुभ है और आपके लग्न से भी अशुभ है तो आपको खासा सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, हम वृषभ राशि और वृषभ लग्न फिलहाल दोनों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। तो आपके द्वादश पर जब संचरण करेंगे तो यह गोचर काल आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि, सिक्स्थ और एट्थ हाउस पर दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधी जो परेशानियां थी उससे तो निजात मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप धन के से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे तो देवगुरु आपको अच्छे परिणाम, अच्छे संकेत दे सकता है, लेकिन यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि खर्च पर थोड़ा अंकुश आपको रखना है, नियंत्रण आपको बना के रखना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है। भगवान श्रीहरि की उपासना आपको करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। देव स्थानों पर नियमित रूप से जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। 118 दिन का यह गोचर काल बकरी में रहेगा। तीसरी राशि यानी मिथुन। तीसरी राशि के लिए एकादश भाव पर गोचर करेंगे, बहुत शुभ रहेगा। तीसरे भाव पर पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पांचवें भाव पर आपको संतति का लाभ मिल सकता है। संतान से कुछ खुशी आपको मिल सकती है, तो ये आपके लिए अच्छा। और सप्तम भाव यानी मैरिड लाइफ के लिए आपका अच्छा है। पार्टनरशिप, लव रिलेशन के संबंध में, दाम्पत्य जीवन के संबंध में, और कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में जो भी पार्टनर हैं वहां से भी आपको अच्छी स्थिति बनी रहेगी, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। जो भी काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए, जो भी काम स्थिरता से चल रहे थे, उन सबको गति यहां पर प्राप्त होगी। चौथी राशि कर्क।
दसम भाव पर केंद्र के अंदर यहां पर वक्र अवस्था में आएंगे, धन का तो यहां पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है नई गाड़ी, नया मकान, इस प्रकार की संभावनाएं बन जाए। और षष्ठे भाव के अंदर हो सकता है कि गुप्त शत्रु, गुप्त चिंताएं आपको सताती रहे। आपको क्या करना चाहिए? भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए और देव स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। पांचवी राशि यानी सिंह, नवम भाग्य भाव पर संचरण करेंगे और पहला और तीसरा दोनों भाव पर दृष्टि रहेगी, साथ में पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। यह आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबसे आपको जो है अच्छी तरक्की आपको मिलने वाली है। जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, हो सकता है उनको प्रमोशन के चांस मिल जाए। आपकी मेहनत के पीछे हो सकता है आपकी पीठ थपथपाई जाए, आपको शाबाशी मिले, आपको वाहवाही मिले और आपको अच्छे परिणाम इसके प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कन्या राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातक हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भाग्य आपका साथ देने वाला है और कोई नया काम आपका हो सकता है, लंबित काम को आपकी तेजी मिलेगी। छठी राशि यानी कन्या अष्टम भाव पर गोचर करेंगे और अष्टम भाव पर गोचर करना देवगुरु का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह कि अपने स्वास्थ्य पर खासा आपको ध्यान रखना चाहिए। पीली चीजों का दान आपको करना चाहिए, रत्न आपको नहीं धारण करना है, रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के निमित्त। धन से संबंधित समस्याएं से जूझ रहे थे, स्वास्थ्य में अवरोधताएं थी, आपको यहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक चीज और आपको कह दूं कि कहीं ना कहीं आपका द्वितीय भाव से कनेक्शन, पैतृक प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है। हो सकता है आपका घर बनाने का प्लान था, प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान था, तो आप उसके लिए भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सातवीं राशि आपकी है तुला। तुला राशि के लिए यह गोचर काल सप्तम भाव पर रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, उनको यहां पर इन समस्याओं से निजात मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं सोच समझने का एक अवसर मिलेगा, आपको भी एनालिसिस का एक समय प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको लेकर के आप सूझबूझ के आगे बढ़ सकते हैं। उस सोच में आपकी सकारात्मकता आएगी। एकादश भाव, एक लग्न और आपके तृतीय भाव पर आपका जो है देवगुरु की शुभ दृष्टि रहेगी, अमृतमयी दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। जिन लोगों को कहीं ना कहीं अभी इस दौरान कहीं ना कहीं पीलिया की शिकायत थी, जिन लोगों को कहीं ना कहीं लीवर में इन्फेक्शन हो रहा था, जिन लोगों को इस वक्रकाल में टाइफाइड, निमोनिया, इस प्रकार की समस्याओं से जो जूझ रहे थे, उनको यहां पर अच्छा लाभ मिल सकता है। हो सकता है मेहनत थोड़ा बढ़े, लेकिन फिर भी आपको इसका लाभ मिलेगा। तीसरी राशि वृश्चिक, अष्टम राशि वृश्चिक, छठे भाव पर गोचर करेंगे बृहस्पति। कर्ज से निजात आपको दिला सकते हैं। सरकारी काम अगर आप करते हैं, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको लाभ अच्छा मिल सकता है। सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, सरकारी पदों से आप लाभ आपको मिल सकता है। खर्च में भी यहां पर वृद्धि होगी, इस बात के भी संकेत है, लेकिन धनागम की भी स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। तो खर्च होता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, धन होता ही खर्च के लिए। तो यह गोचर काल आपको अच्छा लाभ दे सकता है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? आप देव स्थान की यात्रा करें और वहां पर हो सके तो आपको एक घंटी पीतल की चढ़ानी चाहिए, वहां पर दान करना चाहिए। नवी राशि धनु, पंचम भाव पर गोचर रहेगा और नवम, एकादश और लग्न पर इसकी दृष्टि रहेगी। अगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे थे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, उससे निजात मिल सकता है। भाग्य में आने वाली रुकावटें, आपके काम में आने वाली रुकावटों से आपको निजात मिल सकता है। पेंडिंग जो लंबित आपके काम थे उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, आपके कामों में तेजी आ सकती है। धन से संबंधित जो समस्याएं से अगर उससे जूझ रहे थे तो वहां आप निजात मिल सकता है इससे। आगे आपके आगमन के जो रास्ते, इनकम के जो स्रोत थे, अगर वहां पर कोई पेच फंसा हुआ था तो अब उससे भी मुक्ति मिल सकती है। कोई पैसा गया हुआ था, नहीं लौट रहा था, तो वो भी आ सकता है। तो ऐसी संभावना यहां पर दिखती भी नजर आ रही है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। आपके चौथे भाव पर गोचर रहेगा देवगुरु का। यस्य केंद्रे च बृहस्पति किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे, ये सूक्त है, सूत्री है। और यह सूक्त कह रहा है कि आपके चौथे भाव में आकर के वक्री गुरु आपको सोचने समझने का अवसर देंगे, आपको एनालिसिस का अवसर देंगे। कहां कमियां रह गई थी, क्यों इस प्रकार की समस्याएं रह रही थी, आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अष्टम भाव के अंदर इनकी दृष्टि और दसम भाव पर और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी। जब भी यह गोचर काल इस प्रकार की दृष्टि को लेकर के आता है तो यह मान के चलें कि आपके खर्चों में बहुलता होगी, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि वो खर्च आप
कहीं पर डोनेट कर दें, किसी की सहायता आप कर दें। और दसम भाव को लेकर के यह स्थिति ये भी दर्शा रही है कि कहीं न कहीं आपको राजकीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्टर हैं या आपके राजनीति से जुड़े हुए कोई टर्म्स है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर आप उन संभावना को टटोल सकते हैं ताकि आपको उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। अष्टम भाव के अंदर देवगुरु के बृहस्पति आपके स्वास्थ्य, आपके रिसर्च, इस पर आप तेजी लाएँगे। स्वास्थ्य की अवरोधताएँ जो थी, कहीं न कहीं पेट की समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उससे आपको निजात मिल सकता है। क्या करना चाहिए? हल्दी जल में मिलाकर के आपको स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। 11वीं राशि यानी हम कुंभ की बात कर लेते हैं, जो तृतीय भाव पर संचरण करेंगे, सप्तम, नवम और एकादश पर विराजमान रहेंगे। बहुत अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव पर बैठ करके बृहस्पति सप्तम भाव आपके दाम्पत्य, आपके पार्टनर लाइफ को मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। जहां कहीं न कहीं पिछले समय में आपकी कुछ ऐसी गलतियां, जिससे आपस में कहीं न कहीं खटास पैदा हुई है, कड़वाहट पैदा हुई है, एक दूसरे से दूरी का एहसास आपने किया है, उस समय को अब सूझ-बूझ करके आप आगे बढ़ने के लिए देवगुरु यहाँ पर प्रेरित करेंगे। आपको आगे बढ़ना चाहिए, भाग्य आपका पूर्णतः साथ देगा। कोई नया कार्य आप कर रहे थे, किसी प्रकार का बिज़नेस, किसी प्रकार प्रॉपर्टी जोड़ना चाह रहे थे, तो उनको भी आपको अच्छा समय है, आप उनको लिए भी विचार कर सकते हैं। आगम के स्रोत आपके मजबूत होंगे। बात कर लेते हैं अंतिम और मीन राशि। आपके धन भाव पर गोचर रहेगा और यह गोचर काल आपके षष्टम, अष्टम और दसम भाव पर दृष्टिगत रहेगा। अगर आप सरकार के इर्द-गिर्द रह करके कहीं काम करते हैं, किसी सरकारी महकमे में सरकारी नौकरी आप करते हैं, आपको प्रमोशन के चांस प्राप्त हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, कोई नया काम आपको मिल सकता है। साथ में धन भाव की मजबूती यहाँ पर देखी जा सकती है। ऋण लिया हुआ तो उसको चुकता करने का समय हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं कुल मिलाकर देवगुरु के वक्र काल में कहा जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से मेष से मीन पर्यंत देवगुरु की वक्री अवस्था का यह फल था। वैसे वक्री अवस्था में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यह किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। आपको कहीं ना कहीं सोचने और समझने के लिए अवसर प्रदान करते हैं और एक नई सोच के साथ में, एक नई नीति के साथ आपको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। मित्रों, बने रहें और मिलते हैं ऐसे ही तमाम ज्योतिष और अध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ।